हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो कि क्लास 11th का सबसे आसान टॉपिक होता है। इसमें कोई भी कठिनाई वाली बात है नहीं, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती है, केवल और केवल क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, कौन बिल एक्सेप्ट करता है, कौन बिल जो है साइन करता है, कौन किसको डिसऑनर वगैरह सारे एंट्री आज मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। तो जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, तो पहले आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बच्चे पहले मैं एक बात बताऊं कि बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का जन्म क्यों हुआ, रीजन क्या था, वो सुनना। भाई मैं हूं एक तरह का सेलर और आप हो मेरे कस्टमर। आप मेरी दुकान पे आए, जैसे कि मान लो मेरी दुकान है और आप मेरी दुकान पे आए माल खरीदने के लिए। आपने बोला कि सर हमें सामान चाहिए और इतना इतना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, और मैंने वो सामान आपको दे दिया। अब आप उसके बदले मुझे पैसे दोगे, लेकिन बच्चों पैसे आपके पास नहीं थे। पैसे नहीं थे इन द सेंस मैं आपको फ्री में जाने नहीं दूंगा। आपके पास चेक भी नहीं था, कैश भी नहीं था। तो कुल मिला के अब आपने मुझे प्रॉमिस किया। अब आपने मुझे प्रॉमिस किया। प्रॉमिस क्या था कि सर मैं आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड, ये एक तरीके से लेटर हेड होता है बच्चों, रिटन डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। उस पेपर पे आपने लिख कर दिया कि हाँ भाई मैंने इस इंसान से इतने रुपए का सामान जो है इतने दिनों के लिए खरीदा है, और इतने दिन के बाद में इतने इंटरेस्ट के साथ में मैं इसको ये पेमेंट कर दूंगा। वो जो कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर आपके साइन हैं, आपकी कंपनी का नाम है, आपकी कंपनी की सील है, वो लेटर हेड ही एक तरीके से मेरे को क्या बनता है, लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है। अब आप उस पेपर को क्या करोगे, पे करोगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी पे करने की है। तो आपके लिए क्या बनेगा, बिल ऑफ बिल्स पेबल, और उसी कागज के टुकड़े से मुझे पैसे मिलने वाले हैं, मुझे मैं पैसा रिसीव करूंगा, तो मेरे लिए क्या बनेगा, बिल रिसीवेबल। प्रोसेस होती क्या है वो बात सुनना। मैंने आपको माल बेचा, आपने मुझे बिल दिया, और 3 महीने 4 महीने 5 महीने का उसमें टाइम दिया, और वो बिल लेके बच्चों मैं बैंक में जाऊंगा, और बैंक वाला उस बिल को अपने पास रखेगा और मुझे पैसे दे देगा। बोल दू पैसे मेरी पॉकेट में आ गए। अब वो बैंक वाला क्या करेगा, वो पैसे जो बिल दिखा के आपके बैंक में आएगा और आप उसे पेमेंट कर दोगे। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस घूमती है। एग्जाम्पल की हेल्प से सुनते हैं। मान लो कि ए और बी, ठीक है, ये हमारा कौन है बच्चों, सेलर है, और ये कौन है, हमारा परचेजर है। इसने इसको माल बेचा, सेल करा। अब इसने इसको, यानी कि इसने इसको बिल दिया। अब सिंपल सी बात है सर, क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे बिल लिखता कौन है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर आप लोग किसी होटल में खाना खाने जाते हो तो बिल वो बनाएगा या आप बनाओगे? सिंपल सी बात है, उसने आपको सामान सर्व किया है तो बिल वो बनाएगा, यानी कि सेलर बिल बनाता है, और वो आपके सामने लेके आएगा कि सर इस बिल को आप पेमेंट कर दो। तो आप लोग क्या करोगे, उस बिल के ऊपर साइन करके उसको पैसे तुरंत दे दोगे। तो सिंपल सी बात है, बिल बनाता कौन है, ए ने किसको दिया, बी को, और बी ने कहा हाँ भाई ठीक है इतने पैसे मैं आपको दे दूंगा। तो इस भाई साहब ने एक्सेप्टेंस करी कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, और इसी ने उसके ऊपर क्या किया, साइन भी किया, और वो बिल इसके पास आ गया। ये उस बिल को लेके कहां जाएगा बच्चों, बैंक में जाएगा और पैसे क्लियर करा लेगा। तो ये है हमारी पूरी प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर और बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जरूरी नहीं है कि ये उस बिल को अब बैंक में ही लेके जाए। ये उस बिल को 4 तरीके से ट्रीटमेंट कर सकता है। चारों मैं आपको बताऊंगा, सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहला वो रिटेन कर सकता है। रिटेन मतलब अपने ही पास रखेगा 3 महीने या 4 महीने, जब तक कि उसकी बिल की डेट है। दूसरा है कि वो किसी को बैंक से क्या करा सकता है बच्चों, डिस्काउंट करा सकता है। डिस्काउंट के बाद वो किसी को एंडोज कर सकता है, यानी कि ट्रांसफर कर सकता है। जैसे कि बी ने ए को बिल दिया, ए ने बिल सी को दे दिया, सी ने किसी और को दे दिया, तो ऐसे एंडोज हो सकता है। और बिल सेंट फॉर कलेक्शन, मतलब एक दुखी हो गया यार, बिल लेते लेते किस किस का बिल लेगा किसका नहीं लेगा, तो ए ने ये जिम्मेदारी भी अपने बैंक को दे दी कि भैया जब भी पैसा कलेक्ट करने का टाइम आएगा मैं नहीं जाऊंगा, आप मेरे, यानी कि मेरे यहाँ पे कौन जाएगा, बैंक जाएगा। तो हमने वो सारे बिल किसको दे दिए, बैंक को, तो उसे बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बच्चों डिस्काउंट क्या होता है कि भाई आप कौन हो, बी हो, ठीक है, यानी कि बी ने ए को बिल दिया, ए मैं हूं मान के चलो, यानी कि आपने मुझे बिल दिया। अब आपने तो मुझे बिल 3 महीने या 4 महीने के लिए दिया, लेकिन बच्चों उस बिल के बदले मुझे तो पैसे आज ही चाहिए, 1 महीने बाद ही चाहिए। अब वो बिल लेके भैया मैं आपके पास तो नहीं आ सकता, क्योंकि आपने तो मुझसे वादा किया है ना कि सर हम तो आपको 3 महीने बाद पैसे देंगे। बच्चों मुझे पैसे आज ही चाहिए, अब मेरे पास क्या इलाज है।
तो कुछ इलाज नहीं है, मैं उस बिल को उठाऊंगा, बैंक वाले के पास जाऊंगा और बोलूंगा भैया ये बिल पकड़ो और इसमें से कुछ पैसे काट लो अपने डिस्काउंट के नाम के और मुझे मेरे पैसे दे दो। ठीक है, तो वो बिल क्या हुआ, मान लो 1000 रुपए का बिल था, बैंक वाले ने उसमें 50 रुपए काट लिए अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्योंकि वो टाइम से पहले पैसे दे रहा है। अब उसने पैसे काट लिए तो उसने मुझे कितने पैसे दिए, 950। और इसी प्रोसेस को, टाइम से पहले बिल को कैश कराना बैंक द्वारा, इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों डिस्काउंट। और मैं आप लोगों को सारी की सारी जनरल एंट्री बताने वाला हूं। सबसे पहले एंट्री, ए ने बी को माल बेचा, तो एंट्री बनेगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल। बी ने ए को माल बेचा, अब बी ने ए को बिल दिया, तो एंट्री बनेगी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि हमारे पास बिल रिसीवेबल आ गया। अब इसके बाद अगर वो डायरेक्टली बैंक में जाके क्लियर करा लेता है तो एंट्री बनती है बच्चों हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। हालांकि आप लोगों को दिख कम रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप लोग समझना, बैंक अकाउंट डेबिट टू और मेरा बी आर चला जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिटेन। रिटेन का मतलब उसने ड्यू डेट तक अपना बिल मेरे पास में रखा। डिस्काउंट में क्या एंट्री बनती है बच्चों, मेरे पास कैश या बैंक में पैसे आ जाएंगे तो एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट मेरा कट गया होगा तो एंट्री बनेगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या चला गया, बीआर चला गया। तो मान लो बैंक में 950 आए, यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे 1000 रुपए का हमारा बिल होगा। ये हमारी डिस्काउंट की एंट्री है। वही बच्चों अगर एंडोज की बात करें तो एंडोज का मतलब होता है कि जो बिल हमें बी से मिला था, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, यही बिल मैंने किसी सी यानी कि थर्ड पार्टी को दे दिया, तो अब एंट्री बनेगी सी अकाउंट सी डेबिट टू बी आर, बिल मेरे पास से चला गया। वहीं अगर बात करें अपने बिल सेंट फॉर कलेक्शन की, तो बी आर जब आया था डेबिट, अब बिल चला जाएगा तो क्रेडिट, और एंट्री क्या बनेगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, 1 2 3 यानी कि हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 2 में एक एंट्री ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी, तीसरी ये बनेगी, चौथे में ये दो तो बननी ही बननी है, फिर ये बनेगी, और उसके बाद चौथे केस में ये बनेगी, और फिर उसके बाद ये बनेगी बच्चों। लेकिन इसे क्या बनाएगा, इसने तो माल परचेज किया ना, एंट्री बनेगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। परचेज किया किसने, माल परचेज किया बी ने, किससे खरीदा, ए से, तो बी की बुक्स में एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। उसके बाद में क्या है कि ए ने जो है बी ने ए को बिल दिया, तो एंट्री बनेगी ए डेबिट टू बीपी। ठीक है बच्चों, इसने इसको बिल दे दिया, अब ये उसको रिटेन करे, डिस्काउंट करे, एंडोर्स करे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन करे, ये जो भी करेगा वो हमारा ड्रॉवर। बच्चों एक बात बताना भूल गया, इसे हम क्या बोलते हैं ड्रॉवर, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग ड्रॉइंग। ठीक है, यानी कि जो सेलर होता है वो जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर, और जो बिल पे साइन करता है, जो परचेस करता है वो ड्रॉइंग। अब ये इस बिल के ट्रीटमेंट जो करेगा हमारा ड्रॉवर करेगा, लेकिन भैया इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है, इसको 3 महीने बाद उसको पैसे देने हैं, तो इन सब में से ड्रॉई कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। सीधी सीधी सी एंट्री बनेगी हमारी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ये हमारी पेमेंट कर देगा। इस तरीके से सारी एंट्री मैंने आपको बताई। इसके अंदर बच्चों एंडोस की एंट्री, सॉरी उसकी डिसऑनर की एंट्री मैंने आप लोगों को नहीं बताई, वो बताऊंगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं आप लोगों को छोटी मोटी चीजें कुछ और बता देता हूं। आप लोग बच्चों मेरी वीडियो को पॉज करके ये सारा का स्ट्रक्चर उतार लेना। 1 एंट्री 2 3, ये हमारा केस 1 है, स्टार्टिंग, फिर डिस्काउंट में ये 2, फिर ये चीजें, कुछ ऐसे सारी मेरी एंट्री बनने वाली है। अब आगे बच्चों, एक ड्यू डेट होती है, एक मैच्योरिटी डेट होती है। ठीक है, ड्यू डेट समझना क्या होता है, जैसे कि हमने किसी को, ए ने बी को माल बेचा, कब, 1 अप्रैल को बेचा। ठीक है, और बी ने ए को वादा किया कि ये बिल मैं आपको कितने महीने बाद दूंगा, 3 महीने बाद दूंगा, तो अप्रैल मई जून। ठीक है, तो 30 जून जो हमारी बनेगी 3 महीने बाद, वो हमारी ड्यू डेट होगी। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मैं अपनी ड्यू डेट में 3 दिन ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरी कौन सी डेट बन जाएगी, मैच्योरिटी। तो इसी के अंदर अगर मैं 3 दिन जोड़ू तो चौथा दिन कौन सा बनेगा हमारा, वही जो चौथा दिन बनेगा हमारा जून के बाद जुलाई, वो हमारी क्या बनेगी बच्चों,
मैच्योरिटी डेट, यानी कि इन दोनों डेट्स के अंदर कितने दिन का अंतर है? 3 दिन का। रीजन, क्योंकि 3 दिन का अंतर जो होता है वो हमारा जो मतलब कि जो प्रोसेस टाइम होता है, बैंक जो अपने आप में टाइम लेता है बिल को क्लियर करने के लिए, कुछ वो वाली प्रोसेस ऐड कर देते हैं। लेकिन बच्चों मान लो कि अगर ये 3 दिन जोड़ने के बाद हमारी कोई पब्लिक हॉलीडे बन जाती है, जैसे कि हमारी जो बनती है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये जो नेशनल हॉलीडे होते हैं, तो अब 26 तारीख बन रहा है, इस ड्यू डेट जो मैच्योरिटी डेट हमारी को बन रही है 26, अब इससे आगे जाएं या पीछे आए, तो बच्चों आप लोग की इसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी ड्यू डेट को, जो नेशनल हॉलीडे के दिन अगर आपकी ड्यू डेट बनती है, तो ठीक एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को उसकी जो है हम लोग मैच्योरिटी डेट मान लेंगे। एक दिन पहले हमारी मैच्योरिटी डेट बन जाती है। तो बच्चों मैं आप लोगों को इसी वीडियो की सीरीज के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिसऑनर की एंट्री सभी केसेस में कैसे कैसे पास होंगे, और ड्रॉवर की बुक में क्या होगी, ड्रॉइंग की बुक में क्या होगी, हर तरह की बातें। सो प्लीज अभी के लिए, आज के लिए इतना ही बहुत है, और आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज लाइक करें, ताकि आप लोगों को आने वाली नोटिफिकेशन हर टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो प्लीज आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।